नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए पिछले 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हम इस क्लास में सिर्फ 10 क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है जो आपका स्टैटिक का कोई टॉपिक कवर करता है तो मैं उसे डिटेल वे में कवर करवाता हूँ। साथ ही साथ हम सेंट्रिक्स देखते हैं। सेंट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि यूपीएससी की लैंग्वेज। आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले भी किया हो, तो यूपीएससी की कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिससे वो कुछ स्टेटमेंट को प्रॉपरली करेक्ट ही बनाता है और कुछ स्टेटमेंट्स को ऐसे फ्रेम करता है कि वो हमेशा गलत ही होती है। तो इसी तरीके से बिना किसी नॉलेज के भी आप 10 to 12 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। और 10 to 12 क्वेश्चंस एक बहुत बड़ी मात्रा होती है जहां पर आपको काफी अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, और आपको रोज 2:05 PM मीन्स दोपहर 2:05 पर आपको ये क्लास देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हम डे 1 से लेके डे 10 तक 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और ऐसे ही डे 11 से लेके डे 15 तक फर्स्ट 50 क्वेश्चंस 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट कर चुके हैं। और आज है डे नंबर 16, जहां हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ओके, सो प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। ठीक है, अगर देखो क्या है कि किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.25 पे कर लेना या फिर 1.5 पे कर लेना। बाकी अगर ये क्लास कोई पहली बार देख रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास को देख लो, उसके बाद आप वापस डे 1 पे चले जाना। ठीक है, साथ साथ में जो रोज नई क्लासेस आती हैं वो आप देखते रहो और पिछले डेज भी कंप्लीट करते रहो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो कमेंट्स में खुद बताते हैं कि उन्हें क्लास कैसी लग रही है, तो आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। बाकी ये है 2015 का क्वेश्चन पेपर जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 51 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। मैं आपको 10 to 15 सेकेंड्स दूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड होगा लाइक इसमें कैबिनेट मिशन है, तो हम इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री देख लेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो फिर से मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी हो, प्रीवियस ईयर आ गया है, सेम टू सेम नहीं आएगा, पर मिलता जुलता कहीं आपको स्टेटमेंट में आता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसा लिखा गया है, विद रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ओके, बोला गया है इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। किसकी बात चल रही है? कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी, या क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, या क्या क्या उन्होंने प्रपोज किया था, ये पूछा गया। तो बोला गया है क्या उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन दिया था। फिर दूसरे में लिखा है इट एनलार्ज्ड द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स। अच्छा जी, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द आईसीएस मींस इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, अब देखो, अगर आपने कैबिनेट मिशन को डीप में नहीं पढ़ा है ना, मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है और बेसिकली जो 1900 मतलब कि आप ये मान लो 1885 के बाद जो भी आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं आईएनसी से रिलेटेड, ठीक है, और 1947 तक, भाई यहाँ तक आपको सब कुछ रेड मतलब कि एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि इस टाइम पर आईएनसी के जो मेन, हम फिर से बोल रहा हूँ, जो मेन इनकी जो जिसे हम कहते हैं कि ईयरली असेंबली होती थी, ये कहाँ कहाँ पे हुई है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सब मेन मेन कह रहा हूँ, सारे नहीं। और मेन मेन कौन से हैं, कल भी मैंने आपको 4 मेन
असेंबलीज करवाई थी, है ना, जिसमें मैंने बताया था जैसे कि सरोजनी नायडू से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था एनी बीसेंट से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था फर्स्ट के बारे में, मैंने आपको बताया था थर्ड के बारे में, है ना, थर्ड काउंसिल के बारे में, थर्ड जो असेंबली हुई थी उसके बारे में। ऐसे ही आपको ना सब पता होना चाहिए। ऐसे ही जो कैबिनेट मिशन है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज इसके बारे में हम कवर कर लेते हैं, फिर आपको मैं आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस कि आपको पहले पता तो हो हम क्या पढ़ रहे हैं, तब तो जाके मैं आपको स्टेटमेंट्स पे लेके चलूँ, है ना। तो देखो क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन है कब आया था, ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट पे, मार्च 1946। ओके, ईयर तो याद रखना ही है और आई होप आपको याद भी होगा। अब हुआ क्या था, ये जो कैबिनेट मिशन था, इस मिशन में जो मेंबर्स थे वो तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। कौन कौन थे, अ, चलो पूरे लिख देता हूँ, ब्रिटिश थ्री ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद उनका नाम क्या था, जैसे लिखा होता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पर देखो मैं लॉर्ड नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आई डोंट फाइंड देम, और आई कांट कंपेयर देम विद लॉर्ड, है ना, इतने भी कुछ खास नहीं थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने क्या बताया, हाँ, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन था, लिखा जाता है पूरा सर स्टैफर्ड क्रिप्स, बट मैं लिखूंगा स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। उसके बाद तीन लिखे हैं मैंने, अब क्या बोला है, तीन थे, तो थर्ड कौन सा है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एवी, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, एलेक्जेंडर, ठीक है। ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जब तीन ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स आए तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, क्यों इन्हें भेजा गया था, क्यों इन्होंने कैबिनेट मिशन को फॉर्म किया था, हुआ क्या था कि अब आपको पता था कि जो पावर है वो ट्रांसफर करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो उसी के लिए क्या किया था, ये कैबिनेट मिशन लेके आए थे, जिसमें ये नेगोशिएट कर रहे थे ताकि एक पीसफुल ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है, किसके बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, और इंडिया की यूनिटी भी मेंटेन रहे। साथ ही साथ ये क्या, किसके लिए इनका ऑब्जेक्टिव एक और था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट भी इंडिया में फॉर्म कर पाए, ठीक है। बाकी एक चीज इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन था या उनको सेपरेट स्टेट बनाने वाली बात एकदम मना कर दी थी, ठीक है। अब मैं आपको लिखवाता हूं, तो इनका काम क्या था कि ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिखता हूं ऑब्जेक्टिव, पीसफुल ट्रांसफर, पीसफुल ट्रांसफर एंड सेटअप ऑफ, सेट अप अ सेट अप अ क्या, मशीनरी फॉर फ्रेमिंग, फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और चलो पूरे लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसमें फर्क नहीं पता कर पाओगे अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो। वाइल मेंटेनिंग, वाइल मेंटेनिंग इंडियाज यूनिटी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज ये याद रखना कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, मैं लिखवा भी दूंगा कि इन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया था। आपको, आपके साथ वो यहाँ पे खेल सकते हैं ये बोल के कि इन्होंने अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, मेक अरेंजमेंट्स फॉर, मेक अरेंजमेंट फॉर, किसके लिए अरेंजमेंट बना रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, ओके। अब इसके बाद इन्होंने रिजेक्ट क्या किया था, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, कि इन्होंने मना कर दिया था, रिजेक्टेड फॉर सेपरेट और
फुल फ्लेजेड पाकिस्तान। अब जब फुल फ्लेजेड पाकिस्तान को मना कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो मुस्लिम लीग है वो क्या करेगी, वो इसको रिजेक्ट कर देगी कि कैबिनेट मिशन बेकार है, ठीक है। और दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि कैबिनेट मिशन जो है वो फेल हो गया था, ठीक है। जब इन्होंने इनकी मांग को बंद कर दिया तो उन्होंने ये माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने ना, जो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज एक करके करी थी इन्होंने, कि इन्होंने प्रोविंसेस को ग्रुप कर दिया था। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रोविंशियल ग्रुपिंग कर दी थी इन्होंने, ठीक है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया था, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। अब हुआ क्या था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तीन पार्ट्स में कवर मतलब कि इसे कन्वर्ट कर दिया। क्या किया इन्होंने, सेक्शन बनाए, एक बनाया सेक्शन ए। सेक्शन ए में इन्होंने वो एरिया रखे जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ठीक है। इन प्रोविंसेस में क्या कौन कौन सी जगहें थी जो आती थी, एक तो मद्रास, ठीक है, एक आता था बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आता था सेंट्रल प्रोविंस, उसे मैं सीपी लिख देता हूँ, सीपी। और एक क्या आता था हमारे पास, यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे यूपी भी बोलते हैं, तो मैं यूपी लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद बिहार, उसके बाद क्या था, एक और था, एंड ओडिशा, ओके। उसके बाद इन्होंने दूसरा सेक्शन रखा, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में इन्होंने क्या बोला, कि वो एरियाज रहेंगे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, कौन से, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में कौन कौन सी जगहें थी जो आनी थी मेनली। अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक तो पंजाब था, है ना, एक क्या था, NWFP। अब मुझे इसकी फुल फॉर्म बता देना जरा, ठीक है, वैसे तो इधर इधर से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट सिंध। मैं वेट करूंगा कि आप इसका मुझे फुल फॉर्म बताते हैं या नहीं बताते, है ना। चलो, उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में वो एरियाज रखे गए जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, बट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, कहां पर, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब मैं इतना लिख देता हूँ शॉर्ट में, तो समझ जाओगे ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कौन कौन से दो एरियाज रखे, बंगाल एंड असम, है ना। बंगाल और असम के पीछे तो आपको पता ही है 1905 से पड़े हुए हैं ये, है ना। तो ये चाहते ही थे कि एकदम अलग अलग कर दे, तब इसलिए कर भी दिया था 1911 में, बोल दिया था कि जो असम है वो अलग हो गया है, बिहार अलग हो गया है, उड़ीसा अलग हो गया है ना, बीओबी रीजन को तोड़ दिया था पूरा। बंगाल को तो यूनिफाई कर दिया था 1911 में, बट इन तीनों एरियाज को बोल दिया कि ये अलग प्रोविंस रहेगी, ठीक है। उनका बहुत पहले से प्लान चल रहा था ये। तो ये कंट्रोवर्शियल था कि आपने इंडिया के अंदर ही हिंदू मेजोरिटी एरिया अलग बना दे, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज अलग बना दिए, ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, सॉरी। चलिए, अब इसके बाद इसमें, अब हम उस पे आते हैं जो इन्होंने प्रपोज किया था, कि व्हाट डिड दे प्रपोज्ड, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज क्या किया था, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो यूनियन है ना, यूनियन की कुछ पावर्स हैं, ठीक है, पर उन पावर्स को लिमिटेड रखा। लिमिटेड कैसे रखा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लिमिटेड रखा उन्हें। उन्हें बोला कि जो यूनियन की पावर्स होगी वो मेनली डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड
फॉरेन अफेयर से रिलेटेड ही होगी। साथ ही साथ उन्होंने बोला जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, या फिर हाँ ऐसे लिख दो, पावर, इनकी जो पावर थी वो क्या थी? इनकी पावर थी ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, कौन कौन से अदर सब्जेक्ट? जो यूनियन के पास नहीं है, ठीक है, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ऐसे लिख देता हूं, नॉट विद यूनियन, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है कि इनको प्लस क्या दे दिया? रेसिड्यूरी पावर्स दे दी। रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती है? ठीक है, रेसिड्यूरी पावर्स वो पावर्स होती हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में एक बनी है यूनियन लिस्ट, एक बनी है स्टेट लिस्ट और एक बनी है कॉन्करेंट लिस्ट। अगर इन तीन लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं लिखे हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसके ऊपर लॉ बनाना पड़े, तो आज हमारे इंडिया में ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, मतलब यूनियन के पास है। बट उस टाइम पर ये पावर्स भी किसको दे दी गई थी? प्रोविंसेस को। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यूनियन की पावर को लिमिट कर दिया था। उन्होंने क्या किया था? यूनियन की पावर को लिमिट कर दिया था। तो एक तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको कैसे वीक बनाया जा सके। ओके, तो रेसिडेंटरी पावर्स भी किसको दे दी? प्रोविंसेस को। साथ ही साथ वो ये चाह रहे थे कि वीक सेंटर हो, वीक सेंटर हो विद प्रोविंशियल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, कि जो प्रोविंसेस है उनके पास अपनी ऑटोनॉमी रहे, वो उनके पास ज्यादा पावर्स हो और सेंटर वीक हो। ठीक है, मतलब ये प्रॉपरली किसकी बात कर रहे हैं? ये प्रॉपरली फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, फेडरल स्ट्रक्चर की। और आज के हमारे इंडिया में कैसा है हमारा स्ट्रक्चर? क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, ठीक है। तो वो ये चाहते थे। अब हम आते हैं अपने किस पे? क्वेश्चन पे। अब देखो, क्या कहीं पर इंडियन कोर्ट से रिलेटेड कोई बात करी गई? नहीं करी गई। क्या इंडियन सिविल सर्विसेज की कहीं बात करी गई? नहीं करी गई। सारी बात इससे किससे रिलेटेड थी? कि फेडरल गवर्नमेंट हो, बस इससे ही तो रिलेटेड थी। इसीलिए दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। और क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो अब आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का स्टैटिक का टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो अब आपको जब भी रिवाइज करना हो तो इस पीडीएफ को खोलो, यहाँ से रिवाइज कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। अब देखो 52nd क्वेश्चन है। फिर से वही, मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगा, आप इसे पढ़ो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए, अब देखिए, ऐसा बोला गया इधर कि ये ना थोड़ा क्वेश्चन स्टैटिक था। अब आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। अब इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, है ना। दिमाग तो उसमें लगाया जाए जिसमें कोई मतलब कि सेंस हो, स्टेटमेंट्स हो, कुछ हो, तब तो हम दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट। नेशनल पार्क होगा यार ये, पता नहीं कैसे वहां पे लिखा है। अच्छा, विच ऑफ द, अच्छा ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट प्लस आर्टिक, मतलब कि सारे टाइप के आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल भी मिले, सब ट्रॉपिकल भी मिले, टेम्परेट भी मिले, आर्टिक भी मिले, ऐसे कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ठीक है, तो अब इसमें वही है, मैं कह रहा हूँ कुछ समझाने वाली बात है नहीं, है ना। इसमें जो है राइट आंसर है नाम धापा नेशनल पार्क। ओके, ये एक्चुअल में, इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट नेशनल
पार्क, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है कहाँ का? इन दी ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है। बाकी क्या पता होना चाहिए कि भाई साहब ये तो बता दिया है, पर ये है कहाँ पे? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ओके। अब बाकी के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लो, है ना। जैसे सबसे पहले है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे भी स्पेलिंग लिखी जाती है और दूसरी तरीके से भी लिखी जाती है। तो ये क्या है? सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। ओके। उसके बाद आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। अब एक चीज इसमें याद रखना, एक है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये नंदा देवी, ऐसे लिखता हूँ, इक्वल्स टू नंदा देवी नेशनल पार्क प्लस एक और है जो अब आपको, वैसे तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ये जो वैली है, ये आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि वैली ऑफ फ्लावर्स। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स को मिला के बना हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो यूके मीन्स उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में भी 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसे मिला के ये बना हुआ है। तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ये आपको चमोली, चमोली प्लस पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ तो आपको पता ही है कितना न्यूज में रहता है ना, गढ़ प्लस बागेश्वर वहीं पे जगह है। ठीक है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैं सोचा ये भी आपको बता देते हैं। और ये जो नेरोरा वैली नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है वेस्ट बंगाल में। ओके। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। ओके। थोड़ा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है। फिर से हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि कट ऑफ 50% भी कम जा रही है, कोई तो रीज़न होगा इससे भी कम जा रही है। रीज़न यही है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भाई मत करना। ठीक है, बचा के रखना अपने मार्क्स। अब देखो जरा, रिस्क हमेशा उसमें लेना, मैं फिर से बता देता हूँ, रिस्क सिर्फ उसमें लेना जहां पर आप पहुंच जाओ कि या तो ऑप्शन नंबर ये होगा या ये, मतलब कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो उसको अटेम्प्ट करना। अब चारों में ही प्रॉब्लम है तो फिर उसको अटेम्प्ट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। अब चलिए इस पे देखते हैं। फिर से ये छोटा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, फिर भी 15 सेकंड्स ले लो। बस इसमें बोला गया है ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है किस चीज से रिलेटेड है। अगर किसी को बस ये भी पता हो ना कि ये किससे रिलेटेड है, ये 2 वर्ड, तो भी वो इसको कर लेगा। ठीक है। तो आपको दे रहा हूँ मैं 15 सेकंड्स, पढ़ो और फिर मैं करवाता हूँ। चलिए अब तो पढ़ लिया होगा, है ना। देखो, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये है क्या? ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनजीओ है। ठीक है। एनजीओ है प्लस क्या है? प्लस एक ग्लोबल, बस यही आपको आंसर मिल जाएगा, प्लस ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एक ही जगह देखने को मिल रहा था आपको, वही आंसर है।
ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत और इसके बारे में जान लो। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, ठीक है, किससे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजियस क्रीड। ठीक है, क्रीड, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कब, अब देखो एक बार ये पूछ लिया एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो क्या पता कभी किसी का ईयर आ जाए, हेडक्वार्टर आ जाए किसी स्टेटमेंट में, या उससे रिलेटेड कुछ आ जाए। इसीलिए मैं आपको कोई कीवर्ड पकड़ के उसके बारे में बता देता हूँ। एक कीवर्ड मैंने पिछली बार पकड़ा था, जब पिछले साल का पेपर था, उसमें उदयगिरी हिल से रिलेटेड चीजें आई थी, है ना, जब हमने किया था। मामलापुरम से रिलेटेड चीज आई थी। तो जो मैंने उस टाइम पर आपको पढ़ाया था, आज आपको इस आगे आने वाले क्वेश्चंस में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, किसने किया था? बाय अ ब्रिटिश, बाय अ ब्रिटिश लॉयर। ठीक है, इस लॉयर का नाम क्या था? पीटर बेनेसन। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं है, बस इतनी चीज याद रखो, बहुत है। बाकी एमनेस्टी इंटरनेशनल कहीं आगे पेयर वाले क्वेश्चन में आ जाए, कहीं आ जाए आगे आने वाले सालों में, तो आपको याद रखना है ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा ये देख लो बस, कि अभी इस यूट्यूब चैनल पे ही हम लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को भी सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप अभी देख ही रहे हो, है ना। हर दिन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। ठीक है, और दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियो मिल जाती है। ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, हर सैटरडे आपको ये देखने को मिल जाती है वीडियो, वही दोपहर 2:05 को आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे 2:05 पे कौन सी मिलती है? लास्ट 12 ईयर PYQ सीरीज, और सैटरडे को कौन सी मिलती है? मंथली करंट अफेयर्स। क्वेश्चंस के थ्रू हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हमें चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। साथ ही साथ 4 पार्ट में कर रहे हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आपके पूरे महीने की करंट अफेयर्स हो जाएगी। पार्ट 4 में क्या करेंगे? जो प्लेसेस एंड न्यूज है, प्लेसेस इन न्यूज, वो हम कर लेंगे, ताकि ये आपके पास एक अलग से PDF रहे हर मंथ की, है ना, रिवाइज करना आसान हो जाता है। उसके बाद सुबह 7:05 पर आपको रोज का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक टॉपिक देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसका हम उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों कवर हो जाता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फिर से 54th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। ये आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जहां पर मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको उदयगिरी वराह इमेज ऑफ उदयगिरी के बारे में उस क्लास में बताया है। साथ ही साथ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम के बारे में बताया है। देखो, उस टाइम पर जो पेयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस टाइम पर वही सेम ऑप्शंस में दिया गया है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ लो। अगर ऑप्शंस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो वहां एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, ये भी समझो आप। ठीक है, या तो वो आंसर होगा या तो नहीं होगा, दोनों से ही हमें बेनिफिट है, अगर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो। समझ रहे हो? नहीं होगा तो आप उसे एलिमिनेट कर दोगे, और अगर होगा तो फिर तो इजी हो गया सब कुछ, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बाइबल है। ठीक है, गीता है, आपको करनी ही है। ठीक है, करनी ही है और रट लेनी है। ओके, चलिए आप करिए इस क्वेश्चन को, 15 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं।
चलिए अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसी पे आ जाते हैं, वराह इमेज ऑफ उदयगिरी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में। ओके, कब बनाई गई? ठीक है, 5th सेंचुरी एडी। मैंने आपको वहां पर ये बात बताई थी कि ये कौन से रूलर के टाइम पे बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए, इट वॉज अंडर द पैट्रनेज ऑफ गुप्ता एम्परर। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पर भी। ये जो वराह इमेज है ऑफ उदयगिरी, ये क्या शो कर रहा है? ये रिप्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ। अब आगे ये भी तो पूछ सकता है कि ये किस चीज के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, स्टोरी ऑफ द रेस्क्यू ऑफ भूदेवी। भूदेवी, भूदेवी का मतलब क्या है? अर्थ। ठीक है, और वराह, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कौन से भगवान का है। ठीक है, वराह कौन से भगवान का है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अब उसके बाद, क्योंकि मैंने ये लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था ये वराह इमेज किससे रिलेटेड है। बट आई वांट कि अगर आपने पिछली क्लासेस ली हैं तो आप मुझे बताओ, ये भी तो देखें कि आपका दिमाग कितना रिटेन कर रहा है। ओके, अब इस पे आते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो जरा, अब ये जो है रॉक कट मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम मीन्स मामलापुरम, मामलापुरम के नाम से पिछली बार आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब महाबलीपुरम कर दिया है। अब आपको पता होता अगर कि दोनों सेम है तो कितना इजी हो जाता है एलिमिनेट करना, है ना? तो ये किसने बनाया? लिख देता हूँ इधर, पल्लवा किंग नर सिम्हा। पिछली बार भी बताया था। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में बनाया गया? 7th to 8th सेंचुरी। ओके, ये सेंचुरी मींस एडी है, समझ लेना। ठीक है, यहाँ मैंने एडी लिख दिया ना। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद आ जाओ जरा इस पे, फिर से चेंज कर लेते पेन, रेड कर देते हैं, है ना? अब तो बीच में ब्लू आ गया तो समझ ही आ जाएगा आपको। उसके बाद अब देखते हैं हम जरा, रॉक कट टेम्पल ऑफ धौली, ये क्या है? ये याद रखना, इट इज द अर्लीएस्ट, अर्लीएस्ट क्या है ये? अर्लीएस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ, कहां पर है? अरे यार, स्कल्पचर कहां पर है ये? ओडिशा, यही आंसर है। ठीक है, कब बनाया गया था ये? ठीक है, कब बनाया गया था? 272 टू 231 बीसी के टाइम पर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? और इसको और बोला जाता है, एक और चीज बोली जाती है, इट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्यू रिमेन्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये क्या है? क्लासिकल एग्जाम्पल किसका? मॉडर्न आर्ट का। ठीक है, अब आ जाओ वापस इस पे, लिंगराज। अब आपको इसी से पता चल गया होगा किसका है, भगवान शिव का है। ठीक है, ये टेम्पल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का मतलब क्या है? ओडिशा। ओके, किसका है? भगवान शिव का है, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। बनाया किसने और कब बनाया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनाया था बाय सोमवंशी किंग। क्या नाम है इस किंग का? यायाति वन। इन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था ये आपको पता होना चाहिए, 11th सेंचुरी एडी।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या इसके अलावा कुछ और याद रखना है? ओडिशा में है तो एक और चीज याद रख लो कि ये भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे आने वाले सालों में भी पूछा जा सकता है ना, तो इसीलिए आप क्या करना, अभी आपको वैसे इससे समझ आ गया होगा सबसे पुराना बीसी का यही है। अब आप क्या करना ना, अब आप ये याद रखना ये सारी चीजें जो है वो है कहाँ पे, जैसे धौली कहाँ पे, उड़ीसा में। भुवनेश्वर, ये जो लिंगराज टेम्पल है कहाँ है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। जो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के, वो किसने बनाए हैं, पालवा किंग ने। जो वाराहा इमेज ऑफ उदयगिरी है कहाँ पे है, एमपी में, 5th century एडी की है। किसके पैटर्नेज के अंदर बनाया गया, गुप्ता, चंद्रगुप्ता के में। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से आगे आने वाले सालों में एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शंस में देखने को मिलेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर से वही बात है, फिर से आपको कितना टाइम दूंगा मैं, इसके लिए ज़्यादा देता हूँ, 30 सेकेंड्स देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप पूरा पढ़ेंगे टाइम लगेगा। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ आपको, इसे पढ़ो और फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। अब देखो जरा, बोला गया है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। पहली बात तो फ्यूडल सिस्टम ही ना पता हो तो क्या करे इंसान। बट फिर भी अब जरा वो जो मैं स्टेटमेंट वाली बात बोलता हूँ ना, कि लैंग्वेज में ही आपको फंसा रखा होता है, लैंग्वेज देखो अब जरा। पहली स्टेटमेंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक। भाई आप खुद सोचो, किसी बुक से अगर कोई आप स्टेटमेंट उठाओगे तो कहीं पर ऐसी चीज लिखी होती है क्या, कभी आप सोचो। यूपीएससी का पूरा पेपर कहाँ से बना है, किसी बुक से बना है या किसी आर्टिकल से करंट अफेयर्स दिए हैं, है ना, या किसी पब्लिक पीआईबी से दे रखी है। ओके, मतलब किसी गवर्नमेंट साइट से दे रखी है, कहीं से तो दे रखी होगी। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या किसी बुक में ऐसा लिखा होगा, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल, मतलब ऐसी चीजें लिखी होंगी क्या, वेरी वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं लिखी होती भाई, ऐसी स्टेटमेंट गलत ही होती हैं। इस बात को समझ लो। अभी जैसे ही मैं आपको फ्यूडल सिस्टम का मतलब समझाऊंगा तो आपको तो फिर कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा कि ये तो गलत लिखा है। बट नहीं भी पता कॉन्सेप्ट, तब तब भी मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट को पकड़ो। ठीक है, फिर इधर आओ। मैं हमेशा कह रहा हूँ हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है ना, सोचो, क्या ऐसी लैंग्वेज बुक में लिखी हो सकती है। देखो फैक्ट वाली बात अलग है, जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ये इसके कंटेम्परेरी थे, वो उसके कंटेम्परेरी थे, वहां तो नॉलेज वर्क करेगी। बट मैं बोल रहा हूँ जब जहां पर कर सकते हो यूज वहां तो करो। अब देखो, यहाँ पे लिखा है एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड। देखो इसकी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे अभी क्या करूंगा, होल्ड पे रखूंगा। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड ओवरलॉर्ड। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक बुक की स्टेटमेंट है जो कि लिखी जा सकती है, तो इसे होल्ड पे रखूंगा। अब होल्ड पे रखने के बाद वन जहां पर है मैं उसे तो हटा दूंगा भाई, हटाओ। दो बचे, 2, 3 और 3। अब यहां तक आप पहुंच गए हो ना 50-50 पे, अब इसके बाद आपकी नॉलेज काम करेगी। अब नॉलेज क्या कहती है वो देखते हैं, आ जाओ। फ्यूडल सिस्टम, ये जो फ्यूडल सिस्टम है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है
एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां जो पावर है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या बैलेंस्ड है किंग और नोबल्स के बीच में। किंग और नोबल्स के बीच में इसे फ्यूडलिज्म बोलते हैं। ठीक है। यहां पर क्या होता है कि कोई भी अगर काम कर रहा है, लाइक समझ लो कि आपने मनसबदारी सिस्टम में देखा है, वहां पे मनसब्स दी जाती थी, लैंड दी जाती थी कि इधर से आप रेवेन्यू कमा लो। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किंग को। तो यही फ्यूडलिज्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पावर, ऑफ पावर, जहां पर क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बिटवीन किंग एंड नोबल्स। ठीक है। प्लस इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो इस स्टेटमेंट में लिखा है ना, लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप, इस लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या बोला गया है, लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप, ये देखा जाता है, ये देखा जाता है किसमें, फ्यूडलिज्म में। अब ये लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैं समझा चुका हूं ना कि लैंड को एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज के, मतलब कि लैंड दे देते हैं कि आप यहाँ से रेवेन्यू कमा लो, ये आपकी लैंड है, पर आप हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहो। इसे ही लॉर्ड वैसल सिस्टम बोलते हैं, वो लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप बोलते हैं, बट फिर भी मैं आपको इंग्लिश में लिखवा देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग, a way of structuring society around relationships derived from VED, है ना, derived from holding a land in exchange, a land in exchange for service, या कोई भी वो अगर लेबर प्रोवाइड कर रहे कुछ भी है ऐसे, ठीक है, सर्विस और लेबर। अब आ जाओ अपनी स्टेटमेंट पे। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, अब आप नॉलेज से इसे सॉल्व कर पाएंगे। एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में क्या किया जाता था, वॉज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड एंड कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, है ना। अभी बस मैंने ये सिंपल भाषा में आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स तरीके से, बाकी बात यही है। एंड क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब आप समझ गए, ठीक है, ओवरलॉर्ड का मतलब आप समझ गए। ठीक है, मैंने बस आपको सिंपल भाषा में समझाया, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा गया, बाकी सब करेक्ट है। 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना था, बस आपको फ्यूडलिज्म का मतलब पता होना चाहिए था, फ्यूडल सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए था, तो आप वहीं से क्वेश्चन को करके ले जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, उस टाइम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उस टाइम किसी रीजन की वजह से करंट अफेयर्स में रहा होगा, लेकिन आज के हिसाब से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना याद रखो कि बायो कार्बन फंड जो इनिशिएटिव है वो कौन करता है, वो वर्ल्ड बैंक जो है वो मैनेज करता है। बस इतना पता होना चाहिए। उस टाइम के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट था, आज के लिए नहीं है। आज के लिए जो होगा मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज में करवा दूंगा। ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक, पिछली 2 क्लासेस में ही इनके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं। पिछली 2 क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं कह रहा। अगर 6-7 क्लास हो जाती तो मैं खुद ही रिवाइज करवा देता। अब जो रिवाइज करवाने वाली चीज है वो ये है भाई साहब, ये अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया। ठीक है, तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, समझ लिया होगा आपने। बोला गया कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, बोला गया इनमें से किसका इंडिया मेंबर है, बस ये आपको बताना है, ठीक है? या फिर इन तीनों का ही नहीं है, वो यहाँ पे है, लास्ट ऑप्शन। अब देखो जरा, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं था, अभी हमने किया ही कुछ ज्यादा नहीं है, 1.5 पेपर तो सॉल्व किया अभी, है ना, 2014 का और 2015 का था। तो अभी ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आई थी, आगे आने वाले सालों में आपको दिख जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ही आपको सबको समझा देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद वापस इस पर आ जाएंगे क्वेश्चन पे, आंसर इसका सिंपल है, ठीक है? आंसर में कुछ भी नहीं है, मैंने 2 पेजेस रखे हैं ना, ठीक है? यस। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट की, जो कि क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, एपेक। तो मैं एपेक लिख रहा हूँ। फिर सेकंड वाले की क्या है शॉर्ट फॉर्म, आशियान। और थर्ड की क्या है, ये तो नॉर्मल सी है, ईएएस, ठीक है? अब एपेक, आशियान और ईएएस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एपेक के बारे में, ओके? ये एपेक क्या है, देखो, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, लिखवाऊंगा सब, पहले समझ लो, बस मेरे बोलने पे ध्यान दो। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 21 मेंबर हैं, ठीक है? ये कहाँ के हैं सारे मेंबर, ये पैसिफिक रिम के हैं, ये पैसिफिक रिम के मेंबर्स हैं। कब इस्टेब्लिश करी गई थी वो भी बता दूंगा, हेडक्वार्टर भी क्या है, एम क्या था इसका, एम इसका ये था कि एक नई मार्केट बनाई जा सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए और रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि इससे पहले सारी पावर किसके पास थी, सारा जो मार्केट था किसके पास था, यूरोप के पास था, जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी। तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए और रॉ मटेरियल के लिए यूरोप के अलावा भी कोई मार्केट बनाई जा सके, ठीक है? तो ये एपेक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मैंने फिर से बोला, ये 21 मेंबर इकोनॉमीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जिस जो कि कहाँ की है, पैसिफिक रिम की, कहाँ की, पैसिफिक रिम की। तो पैसिफिक रिम में ऑब्वियसली इंडिया नहीं आता है, तो इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है। तो मैं लिखवा देता हूं, एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ 21 मेंबर इकोनॉमीज इन दी पैसिफिक रिम, ठीक है? इस्टेब्लिश कब करी गई थी, ठीक है? इससे पहले कोई फोरम नहीं थी, यूरोप के अलावा कोई भी ऐसी मार्केट नहीं थी जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल की कोई मार्केट इस्टेब्लिश्ड हो। तो इसीलिए इसे इस्टेब्लिश किया गया 1989 में, ताकि एक सेपरेट मार्केट बनाई जा सके, ठीक है? जैसे हम भी कोशिश करते हैं ना कि अपने जो मतलब इंडिया भी कोशिश करता है कि हम अपने ट्रेड को एक्सप्लोर करें, डाइवर्सिफाई करें, ठीक है? ताकि जो यूरोप में मार्केट बनी हुई है वैसी ही मार्केट हमारी साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिले, हमें हमें साउथ एशिया में भी देखने को मिले, हमें एशिया में भी देखने को मिले। इसलिए हम ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, सिंगापुर। एम क्या है मैंने अभी आपको बताया, एम क्या है इसका, टू इस्टेब्लिश न्यू मार्केट। उस टाइम पर ये इसलिए बनाई गई थी, न्यू मार्केट, ठीक है? न्यू मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बियॉन्ड यूरोप, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये आशियान, ठीक है? आशियान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? अब आशियान जो है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं इस्टेब्लिश कब करी गई थी, 1967, ठीक है? इससे भी पहले, एपेक से भी पहले। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है जी, इंडोनेशिया में है जी। आज पेन बहुत रफ चल रहा है यार,
इंडोनेशिया। ठीक है। अब ये जो है, ये क्यों बनाई गई थी, ठीक है, और इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे आने वाले सालों में भी आपको दिख जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ऑप्शंस में आएंगी, मैं पिछले 12 साल में आपको करवा दूंगा, बस उन्हें ही रिवाइज करके चले जाना। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो मैं ये कहता हूँ कि कितना ही पढ़ लोगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी खत्म नहीं होने वाली है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जा रहा है उनसे रिलेटेड पढ़ लो, सिंपल सी बात है। ठीक है। अपनी एनर्जी उधर ही लगाओ जहां से आपको रिवॉर्ड भी मिल सके, जहां पर रिवॉर्ड के चांसेस ही कम है, ठीक है, तो फिर वहां पर आप अपनी सारी एनर्जी मत लगाओ। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, इंटर या फिर ऐसे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल, या फिर ऐसे लिख देता हूँ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्राइजिंग ऑफ कितने मेंबर है? 10 मेंबर्स। और ये जो 10 मेंबर्स है, ये कहाँ की कंट्रीज हैं? ये ऐसे लिख देता हूँ कंट्रीज, ये कहाँ की कंट्रीज है? ये कंट्रीज हैं सारी साउथ ईस्ट एशिया की। तो जब सारी साउथ ईस्ट एशिया की है, तो क्या इंडिया होगा? इसका भी इंडिया मेंबर नहीं है, मैं लास्ट में सब में लिखवा दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये क्यों बनाई गई थी, ठीक है, बस वो जान लो एक बार, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बनाया गया था ताकि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। कहाँ पर? इन मेंबर कंट्रीज में। बहुत कुछ बोल दिया है ना, तो लिखना भी पड़ेगा, लिख भी देता हूँ। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, मैंने क्या क्या बोला मेरे को याद भी नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, मिलिटरी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्रेशन अमंग इट्स मेंबर्स। ठीक है। इसके लिए इंडिया मेंबर है, इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन ईएएस। ईएएस को कब इस्टेब्लिश किया गया? 2005 में। अब ये फोरम क्यों बनाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है। ये फोरम इसलिए बनाई गई ताकि स्ट्रैटेजिक डायलॉग और कोऑपरेशन क्रिएट करी जा सके, किस किस एरियाज में? पॉलिटिकली हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस को जैसे हम कहते हैं कि ओवरकम करने के लिए। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडो पैसिफिक रीजन है तो ऑब्वियसली इंडिया इसका पार्ट होगा। ठीक है। तो मैं अब लिखवा देता हूँ इसको, इस्टेब्लिश इन 2005। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो परमानेंट हेडक्वार्टर। अब कभी आपको क्वेश्चन आ जाए ईएएस से रिलेटेड, ठीक है, और उधर लिखा हो कि ईएएस का जो हेडक्वार्टर है वो कहीं पे भी बोल देंगे, लंदन में, यूएस में, इंडिया में, कहीं भी बोल देंगे। ठीक है। तो याद रखना इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है ही नहीं, तो वो यहाँ पे आपसे खेल सकते हैं। ऐसे लिख देता हूँ, फोरम ऑफ 18 रीजनल लीडर्स। ठीक है। क्यों है? ताकि स्ट्रैटेजिक डायलॉग हो सके, मतलब बातें हो सके, ठीक है, आके बैठ के मीटिंग हो सके, डायलॉग, स्ट्रैटेजिक डायलॉग हो सके। कौन कौन से एरिया में? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना हो, सिक्योरिटी, ऐसे लिखता हूँ फिर लास्ट में, एंड क्या बोले थे मैंने, हाँ, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, यार क्या लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक
चैलेंजेस के ऊपर बात करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए ये बनाई गई थी। साथ ही साथ क्या है, कहाँ पर, इंडो पैसिफिक पैसिफिक रीजन में। मैं पता है ऐसे डैश डैश करके क्यों लिखता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको भी ऐसे ही याद करना है, ठीक है। सारी डेफिनेशन किसी को याद नहीं होती है, ऐसे करके याद रखोगे तो आपको याद भी रहेगा, पता होगा कि कौन सी किस लिए बनाई गई है, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया क्या मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। क्या इन दोनों का इंडिया मेंबर था? इंडिया नॉट अ मेंबर, ठीक है। तो ना ही ये करेक्ट है, ना ही ये करेक्ट है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसे नहीं लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ना। बाकी आप करो, इसको पढ़ो ज़रा, छोटा सा ही है, 10 सेकंड में चार्जर इस पे लगा लेता हूँ लैपटॉप पे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था, स्टील प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब ना स्टेटमेंट है ना कुछ है, कुछ पता ही नहीं कर सकते हैं ना। तो इट इज़ प्योरली अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, पता हो तो करना, नहीं तो मत करना भाई, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इसके बारे में पढ़ा, या आगे आने वाले सालों में भी आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट पेट्रे, ये है क्या? ये एक्चुअल में पोटाशियम नाइट्रेट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये किस किस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एक तो फर्टिलाइज़र में, ऊपर से दिवाली के टाइम पे काफ़ी फेमस हो जाता है ना, तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, गन पाउडर में, गन पाउडर, फायर क्रैकर्स, ठीक है, इनमें इसे यूज़ किया जाता है। रॉकेट के प्रोपेलेंट में भी किया जाता है, रॉकेट के प्रोपेलेंट में भी किया जाता है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें याद रखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो कहाँ कहाँ तक गिनते रहोगे, बट मेन मेन पता होना चाहिए, गन पाउडर, फायर क्रैकर, फर्टिलाइजर्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स हो गए, ठीक है। इनमें ऐसे ये जो रॉक फॉस्फेट है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्या ये इसमें यूज़ होता है स्टील के प्रोडक्शन में? बिल्कुल भी नहीं। ये जो कोकिंग कोल है ना, इसे यूज़ किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में, तो ये आपको पता होना चाहिए था। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो फिर से कहता हूँ, एकदम स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पता है तो पता है, नहीं पता नहीं पता, बट अब याद रखना कि ये सॉल्ट पेट्रे जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेम, पोटेशियम नाइट्रेट। रॉक फॉस्फेट कहाँ पे यूज़ होती है, फर्टिलाइजर में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन जैसे ही दिखे उसे ढंग से पढ़ लो। आगे आने वाले कुछ सालों में, शायद 2022 या 3 में, आपको देखने को मिलेगा रॉक फॉस्फेट से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया है कि इसे एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है फार्मिंग में। तो अगर आपने आज पढ़ लिया होता ये 2015 के पेपर में कि इसको हाँ फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, तो भाई साहब वहां स्टेटमेंट करेक्ट कर देते बिना सोचे समझे, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसके कीवर्ड को पकड़ना और उसके ऑप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर से आपको 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, इसे पढ़ लो और उसके बाद फिर हम इसे करते हैं।
चलिए ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर में भी आप पिछले एक साल से देख रहे हो कि लद्दाख भी मांग कर रहे हैं सिक्स्थ स्केड्यूल में ऐड होने के लिए। ओके, कि इनको भी इसमें ऐड किया जाए, तो उस वजह से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है, कि ये फिफ्थ स्केड्यूल सिक्स स्केड्यूल दोनों ही किससे रिलेटेड है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए, जो मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में बात ये है, मैं लिखवा ही देता हूँ, चलो। फिफ्थ स्केड्यूल ऐसे लिख दो, है ना, समझ आ जाएगा आपको। फिफ्थ फिफ्थ स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली बोलता क्या है, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रेशन, और जो इनके बीच में डिफरेंस है ना वो प्लीज पता रखना, याद रखना, और चार स्टेट्स को भी याद रखना उनको, जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ scheduled areas and scheduled tribes in any state of India, in any state of India, बट कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब क्या है देखो, अब समझाता हूँ। फिफ्थ स्केड्यूल उन सारे स्केड्यूल एरियाज और स्केड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड डील करता है, पर चार स्टेट इसमें नहीं आती हैं, एक्सेप्ट लिखा है, मतलब चार स्टेट कौन सी नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्यों? क्योंकि ये जो चारों स्टेट हैं, ये जो चारों स्टेट हैं, ये किस में एडेड है, कि यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है, स्केड्यूल ट्राइब्स है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड जो स्केड्यूल डील करेगा वो है सिक्स्थ स्केड्यूल। बस ये जो डिफरेंस है ना, ये है फिफ्थ और सिक्स स्केड्यूल में, कि फिफ्थ स्केड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एडेड नहीं है, ठीक है। पर ये चारों स्टेट किस में एडेड है, सिक्स्थ स्केड्यूल में। तो ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पंचायत कौन से स्केड्यूल में, स्केड्यूल नंबर 11, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी स्केड्यूल नंबर 12। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी पिछले साल का, जो पेपर मैंने अभी करवाया है आपको 5 से 10 दिन पहले, पता नहीं डे 5 या डे 6 में वो होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये मैंने ट्रिक वहां पे करवाई है, आपको देख लेना। उन क्लासेस को तो आप लोग ही, जिसने ली है उन्हें पता है, जिसने नहीं लिया वो तो ले गई, तो उनको वहां पे पता चल जाएगा। मैंने ट्रिक बताई थी, इससे आपको सारे स्केड्यूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। चलिए देखिए आप इसे, टाइम लो लो 20 सेकंड का कम से कम, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, है ना। अब मैं समझाता हूँ, देखो, ये तीन तो आप आए ना आए बात की बात है, ठीक है। बट मेरा काम है पहले आपके बेसिक्स क्लियर करवाना, पहले आपको स्टैटिक का वो पोर्शन कंप्लीट करवाना जिससे आप इस क्वेश्चन को कर लो। तो मैं वो करता हूँ सबसे पहले काम, है ना। जो मेरा काम है वो पूरी तरीके से कर रहा हूँ, आपका काम है कमेंट करके मुझे एनकरेज करना, तो आप अपना काम अच्छे से करना, ओके।
अब देखो जरा, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, तीन चीजें पढ़ेंगे अभी हम इसमें। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तीन चीजें पढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये, एक्चुअली ये एक फंड है जिससे पूरी सरकार चल रही है। ठीक है, पर इस फंड में पैसे कहाँ से आते हैं, है ना कहीं से तो पैसे आते होंगे। तो यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है क्या? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है क्या? टैक्सेस। टैक्सेस भी कौन से? इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और अपना और क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, मतलब ऐसे सारे टैक्सेस। प्लस कहाँ से आता है? लोन्स से। जैसे है ना, इंटरनेशनल लोन्स लेते हैं उससे। या फिर अगर किसी को लोन दिया और उसकी रीपेमेंट आ रही है, लोन रीपेमेंट, कि किसी और देश को हमने लोन दिया हो और वहां से वो हमें रीपे कर रहे हैं, तो ये जो सारा पैसा है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो इस फंड में एडेड होता है। ठीक है, ये किस लिए होता है ये फंड? ठीक है, इसके पैसे कहाँ कहाँ निकलते हैं? ये निकलते हैं फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके जी, ये गवर्नमेंट के लिए रेगुलर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है क्या, ये भी तो हमें पता हो। जैसे अगर सैलरीज देनी है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देनी हो, समझ रहे हो, वहां पे इसका पैसा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद डिफेंस का अगर कोई खर्चा है तो डिफेंस। उसके बाद अगर सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, सब्सिडीज। यही सारी चीजें जहां ये पूरा का पूरा पैसा जाता है। ठीक है, अब बात ये है कि क्या इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए? बिल्कुल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अप्रूवल नीडेड। अच्छा, इस पार्लियामेंट्री अप्रूवल को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा, वोट ऑन अकाउंट या एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के नाम से बिल आता है ना, और वोट ऑन अकाउंट, दोनों तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, कहां से आया, कैसे जाएगा, कहां जाएगा, वो हमने देख लिया। अब आ जाइए जरा दूसरे टाइप पर, कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, तब मैंने पूरा नहीं समझाया था, बट मैंने इतना बताया था, कंटेंजेंसी मीन्स इमरजेंसी। कंटेंजेंसी मीन्स इमरजेंसी, मतलब वो पैसा जब इमरजेंसी हो, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स आ जाएं, ठीक है, और बहुत जरूरी हो जाएगी, ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए, उस टाइम पर प्रेसिडेंट फाइनेंस सेक्रेटरी को डायरेक्ट करते हैं कि हाँ जी पैसा दे दो इस काम के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए भी लिख देते हैं हम जरा। कंटेंजेंसी फंड में पैसा रखा जाता है, एक्स्ट्रा पैसा रखा जाता है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स के लिए। ठीक है, तो ये कब यूज किया जाता है? जब अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स हो जाए, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स हो। ठीक है, तो तब कैसे पैसा निकलेगा? अब इसे याद रखना, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कैन डायरेक्ट, किसको डायरेक्ट करेंगे ये भी याद रखना? फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को। ठीक है, ये याद रखना है, किसको करते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी को करते हैं। क्या करेंगे? इधर लिख दूं, टू रिलीज फंड्स। ठीक है, क्या इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए? देखो, इनिशियली नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ इमरजेंसी का टाइम है, उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बोला कि पैसा निकालो, पैसा निकल जाएगा। बट
जब पैसा निकल जाता है ना उसके बाद भी पोस्ट एक्सपेंडिचर अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट से। क्यों? यार आप देखो, ये हमारे देश का फंड है, इतना बड़ा फंड है, कंटिजेंसी फंड, इतना पैसा पड़ा है इसके अंदर। ऐसा तो होगा नहीं ना कि किसी भी रीजन के लिए ऐसे ही निकाल दिया जाए। अब पार्लियामेंट जो है वो सारे के सारे जो खर्चे हैं उसे मॉनिटर करती है। उसके पास ये पावर है कि वो देखेगी कहाँ खर्चा हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो इसीलिए एक बार खर्चा होने के बाद भी पार्लियामेंट से अप्रूव होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि हाँ अप्रूवल चाहिए, बट पोस्ट एक्सपेंडिचर अप्रूवल चाहिए। कि इनिशियली तो पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट निकाल लेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी को बोल के। तो लेकिन उसके बाद पोस्ट एक्सपेंडिचर अप्रूवल चाहिए। किससे चाहिए? फ्रॉम पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर क्या था, यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल पहले चाहिए, ठीक है, यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाद में चाहिए। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें भी क्या अप्रूवल चाहिए? ये पैसा कहां से आता है, ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो ये एक्चुअली क्या है, ये पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी दैट बिलोंग्स, दैट, ऐसे लिखता हूँ, बिलोंग्स टू पब्लिक से अच्छा है ऐसे लिख देता हूँ, दैट डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, दैट डज नॉट दैट डजंट बिलोंग टू गवर्नमेंट, बिलोंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसका पैसा आता कहाँ से? जैसे स्मॉल सेविंग हो, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना, सेविंग्स हो, या तो पीएफ का पैसा होता है ना, प्रोविडेंट फंड का पीएफ का पैसा होता है, वहां से हो गया, या पोस्टल इंश्योरेंस हो गई, पोस्टल इंश्योरेंस, वहां से ये पैसा आता है। क्या इस पे गवर्नमेंट का कोई राइट है? नहीं, नहीं है। ठीक है, ये इट इज नॉट अ पार्ट, एक क्वेश्चन आया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद रखना बिल्कुल भी नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ डज नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसके लिए कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, निकल जाता है पैसा। ठीक है, तो बस यही चीजें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करिए। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ इधर मिल जाती है भाई पढ़ के टेलीग्राम चैनल पे। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।